Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. Data analyzed. हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, हम जल्द ही लौटेंगे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के वीडियो के साथ। तो लीजिए दोस्तों, हम हाजिर हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के ऊपर। पर उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो जाकर चंद्रयान 1 का वीडियो देखें, ताकि उनको ज़्यादा समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। 2008 के सक्सेसफुल मिशन के बाद इंडिया ने सोचा कि अभी हम चांद पर जाएंगे। इसके लिए उसने साउथ पोल पर लैंड करने का सोचा और उसके लिए चंद्रयान 2 रेडी किया गया। तो फाइनली 2019 में चंद्रयान 2 को रेडी किया गया और उसे लॉन्च किया गया। ये बात 7 सितंबर 2019 की है। पीएम मोदी की उपस्थिति में इसरो के श्रीहरिकोटा में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। रात 1:30 बजे से सब लोग बैठकर चंद्रयान 2 की लैंडिंग को ऑब्जर्व कर रहे थे। समय के साथ तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती ही जा रही थी। जैसे कि हम अभी इतिहास रचने ही वाले थे कि तालियों की गड़गड़ाहट अचानक सन्नाटे में बदल गई। हुआ यूँ था, दरअसल चंद्रयान 2 रफ ब्रेकिंग फेज में नाकामयाब रहा और तकरीबन चांद की सतह के 2 किलोमीटर ऊपर से ही उसने अपना कंट्रोल खो दिया और चांद के सरफेस पे धराशायी हो गया। 7 सितंबर का वो दिन शायद ही इसरो के साइंटिस्ट बुला पाएंगे। पूरा देश अभी सोच ही रहा था कि ये क्या हो गया, लेकिन हमें दाद देनी पड़ेगी इसरो के साइंटिस्टों की। अगले दिन से ही उन्होंने सोच लिया, चंद्रयान 2 फेल हुआ तो कोई बात नहीं, हम चंद्रयान 3 भेजेंगे चांद पर। जी हाँ दोस्तों, और ये इतिहास उन्होंने महज 4 साल में कर दिखाया। दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कोरोना जैसे पेंडेमिक में भी, उसके होने के बावजूद भी 2019 से इतने सारे खर्चे को मैनेज करके उन्होंने 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया। चंद्रयान 3 स्टार्ट करने से पहले आइए एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं अब तक का। जुलाई 2023 को फाइनली चंद्रयान 3 इसरो के श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया जाता है। एस सोमनाथ, इसरो चीफ के अनुसार इस चंद्रयान 3 को 42 डेज के अंदर चांद की सतह पर लैंड करना था। पाथ बिल्कुल क्लियर था। पहले चंद्रयान 3 अर्थ के ऑर्बिट का चक्कर लगाएगा, उसके बाद एक्सेलरेट होकर अर्थ के ऑर्बिट से चांद के ऑर्बिट में जाएगा, चांद के ऑर्बिट का चक्कर लगाएगा और फिर धीरे से चांद के सरफेस पर लैंड होगा। ये बात तो इसरो के साइंटिस्ट भी जानते थे कि जितनी आसानी से ये बात कही गई है उतना आसान ये काम है नहीं। बात करें अगर चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 में एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, उसके अंदर लैंडर है और एक रोवर है, जो कि बहुत हद तक चंद्रयान 2 से मिलता जुलता है। जब प्रोपल्शन का जो वेट है वो 2148 किलो है, लैंडर का वेट 1752 किलो है और रोवर का 26 किलो, यानी कि टोटल मॉड्यूल का वेट हम कह सकते हैं 3900 किलो है। जिस व्यूअर्स को पता नहीं है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जैसा रॉकेट हम देखते हैं वो लैंडिंग के टाइम पे, वैसा ही वो चांद पे लैंड नहीं होता है। जैसे जैसे उसका फ्यूल कंजप्शन होते जाता है स्पेस में, वो अपना बॉडी धीरे धीरे रिमूव करते जाता है। तो जो चांद के ऑर्बिटल में जब पहुँचता है तो सिर्फ उसका एक प्रोपल्शन सिस्टम, उसके अंदर लैंडर और उसके अंदर रोवर जाता है। तो चांद पे जब हम वहाँ पहुँचता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है। अगर सीधे भाषा में बात करें तो प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम ये है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर का जो लैंडर और रोवर है, इसे मून के ऑर्बिटल के 100 किलोमीटर तक ले जाकर उसे छोड़ देना है, यानी कि उसके बाद लैंडर प्रोपल्शन से अलग हो जाएगा। और इसी के साथ इसके अंदर कुछ पेलोड्स भी डाले गए हैं, जिसका जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियो में भी किया था। तो इसके अंदर भी जाहिर सी बात है बहुत सारे सिस्टम गए हैं, क्योंकि अगर लैंडर वहाँ पहुँच भी जाएगा तो वहाँ पे जो वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा वो इसी पेलोड की वजह से होगा।
चंद्रयान 3 में जो पेलोड सिस्टम यूज़ हुआ है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही सातों पेलोड सिस्टम वहाँ पर यूज़ हुए हैं जो कि चंद्रयान 3 लैंड होने के बाद ये लोग अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करेंगे और धरती पे लैंडर के थ्रू इंफॉर्मेशन देंगे। वैसे तो सारे पेलोड सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर इसरो को बेसब्री से रंभा का फीडबैक का इंतज़ार है, क्योंकि कहा जाता है रंभा चांद के एटमॉस्फेयर कैसा है उसको बताने वाली है। ऐसा माना जाता है चांद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, पर ये चीज़ चांद का कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से सूरज का जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्टली वहाँ पे चार्ज फोटोन के तौर पर पड़ता है। इस वजह से चांद के आसपास एक आयनोस्फीयर का एक लेयर बन जाता है जिस एटमॉस्फेयर को रंभा बताने वाला है। चंद्रयान 2 के क्रैश लैंडिंग की वजह से इसरो के साइंटिस्टों ने उससे सबक लेते हुए चंद्रयान 3 का एक एक छोटा छोटा हिस्सा इतने बारीकियों से चेक किया है और लगभग इस बार चंद्रयान 3 का फेल होना नामुमकिन सा था। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अब लग रहा था सब कुछ ठीक चल रहा है कि अचानक रेस में हिस्सा लेता है रशिया। 10 अगस्त 2023 को न्यूज़ आता है कि रशिया ने अपना एक लूना 25 लॉन्च किया है जो कि चांद के साउथ पोल पर ही जाएगा और चंद्रयान 3 से पहले लैंड होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया से पहले अभी तक 3 देशों ने ही चांद के सरफेस को छुआ है, जिसमें कि उनके पास कोई प्रेशर नहीं था, वो अकेले जा रहे थे, उनके पास प्रॉपर टाइम था। लेकिन मैं मानता हूं कि इंडिया का स्ट्रगल बड़ा है, क्योंकि इंडिया साउथ पोल पर फर्स्ट टाइम जाने वाला था और ऐसा करने वाला देश पहला था, जिसमें उसको कंपटीशन देने वाला रशिया था। रशिया का लूना 25 इंडिया के चंद्रयान 3 के कंपैरिजन में उससे हल्का, उससे मजबूत और उससे कम टाइम में चांद पर पहुंचने वाला था। आगे जो हुआ वो और भी इंटरेस्टिंग था। लूना 25 के लॉन्च होने के महज 9 दिन बाद यानी कि 19 अगस्त 2023 को शाम को खबर आती है लूना 25 चांद के गलत ऑर्बिट में जाने की वजह से लूना 25 क्रैश कर गया है। पर ऐसा चंद्रयान 3 के साथ बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने रशिया के लूना 25 आने के बावजूद भी चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं किया, उससे स्पीड को बढ़ाया नहीं, जैसा नॉर्मल चल रहा था वैसे ही उसको जाने दिया। और फाइनली वो दिन आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, 23 अगस्त 2023, जिस दिन चंद्रयान 3 लैंड होने वाला था। उस वक्त चंद्रयान 3 अपनी रफ ब्रेकिंग फेज में था। तभी चंद्रयान 3 की हाइट कुछ चांद के सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर थी और उस समय वो हॉरिजॉन्टल लेवल से पे चल रहा था, उसका जो लैंडर था। थोड़ी ही देर में चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो फाइन ब्रेकिंग फेज में आया और ये सब महज 15 मिनट के अंदर हुआ था। इसी के लिए सोमनाथ जो कि इसरो के चीफ है, उन्होंने भी लास्ट 15 मिनट को टेरर ऑफ 15 मिनट्स बताया है, जो कि बहुत ही क्रूशियल था। चंद्रयान 2 में भी हमने इसी समय गलती किया था। जब लैंडर को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में लाया जा रहा था तब उसे महज 55 डिग्री टर्न करना था, लेकिन वो 410 डिग्री रोटेट कर गया था। इस वजह से चंद्रयान 2 का क्रैश लैंडिंग हुआ था। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसे 12 डिग्री और टॉलरेशन दिया गया था। अगर वो 12 डिग्री और टॉलरेट करेगा, इधर उधर घूमेगा, तो भी वो आसानी से लैंड कर सकता था। इसे इस तरीके से समझा जा सकता है कि एज्यूम कीजिए आप अगर चलती ट्रेन से उतर रहे हो और उस वक्त आपका पैर बंधा हुआ हो, तो सोचिए किस तरीके से आप जमीन पर गिरेंगे। उसी तरीके से कुछ चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था। लेकिन चंद्रयान 3 में वर्टिकल स्पीड अगर 0 से 3 तक का भी रहता तो वो इजीली चंद्रयान 3 चांद के सतह पर उतर सकता था। और देखते ही देखते उसने फाइन ब्रेकिंग फेज को भी कवर किया और टोटल वर्टिकल स्पीड उसका 0 हुआ और आसानी से उन्होंने लैंड कर दिया चांद के सरफेस पे। ये वो समय था जब भारत के चंद्रयान 3 ने इतिहास रचकर चांद के साउथ पोल पर तिरंगा लहराया और सारे दुनिया को अपना दमखम बताया। तो फाइनली दोस्तों, इस इंडिया का चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया और साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश था। चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर था, जैसे ही लैंड हुआ उसके 1 घंटे बाद ये वीडियो इसरो की तरफ से जारी किया गया। और मैं आपको बात बता दूं कि जो विक्रम लैंडर है इसका नाम विक्रम साराभाई से प्रेरित होकर रखा गया है। प्रज्ञान रोवर जो उसमें से निकला है वो अभी 15 दिनों तक पूरे चांद के सतह का एग्जामिन करेगा और उसकी सारी डिटेल पृथ्वी पर भेजेगा। प्रज्ञान रोवर से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके जो व्हील्स हैं उसके अंदर अशोक स्तंभ और इसरो का सिंबल लगा है। तो जब जब वो चांद पर जहाँ तक चलेगा वहाँ पे वो इसरो अशोक स्तंभ का छाप छोड़ते जाएगा। और चांद पर एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से ये जो इसरो और अशोक स्तंभ का छाप है ये बहुत लंबे सालों तक टिका रहेगा।
ये सब देखने के बाद शायद व्यूअर्स के दिमाग में ये आ रहा होगा कि इतना सब कुछ करने के बाद सिर्फ 15 दिन का ही एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट क्यों किया गया चांद पर, ज़्यादा क्यों नहीं। उसके पीछे कारण है दोस्तों, क्योंकि चांद का जो लूनार डे है वो महज पृथ्वी के हिसाब से 15 दिनों का होता है, और दिन के समय पे जो तापमान रहता है चांद का वो 100 डिग्री के ऊपर रहता है, और उसी 15 दिन के बाद अगला 15 दिन रात हो जाता है चांद पर। चांद पर जब रात होता है तो -200 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान चला जाता है, और उस समय पे किसी भी ऑब्जेक्ट के काम करने का जो क्षमता है वो बहुत कम होता है। इसी के लिए इसरो के साइंटिस्ट ने ये कैलकुलेशन लगाया था कि जब सूरज का जो पहला रोशनी चांद पर पड़ेगा उसी समय हम लैंड होंगे, और पूरा दिन यानी कि लूनार डे जो कि 15 दिन का होता है उस दौरान हम काम करेंगे और सारा डिटेल इकट्ठा करेंगे। ऐसा इस वजह से किया गया क्योंकि लैंडर और रोवर पे जो सोलर प्लेट्स हैं वो सन रेज को ही यूज़ करके एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करेगा और फिर काम करेगा, जो कि नाइट को पॉसिबल नहीं है। नाइट को वो चीज़ ठप हो जाएगी, और ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि अगला 15 दिन बाद जब फिर से सूरज निकलेगा तो शायद ये लैंडर और रोवर फिर से एक्टिव हो जाए। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जहाँ पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उस पोजीशन को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। तो इस तरीके से चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग की वजह से इंडिया का नाम पूरे दुनिया में रोशन हुआ है, और चंद्रयान 3 ने अपना नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया है। तो दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, पर वादा है आपसे आगे भी इंडिया का बहुत सारा मिशन है, जैसे कि आदित्य L1 गगनयान, तो आपके लिए आगे भी लेके आते रहेंगे। पर अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस तरीके के वीडियो अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले कोई भी चैनल वीडियो हम अगर बनाते हैं तो आपके पास ईजीली मिल सके।